नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हर्ष कुमार जी। बात करेंगे उनसे आज की राजनीति पर और विशेषकर दिल्ली में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी कुछ हलचल है। तो उत्तर अब प्रदेश में तो बहुत कुछ है सर। डायलॉग्स पर सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने प्रश्न पूछने के लिए अ अगर प्रश्न तो ये रिकॉर्डेड है, तो प्रश्न तो नहीं पूछे जाएँगे। तो आपके ये दिल्ली में रेखा गुप्ता जी को जो चीफ मिनिस्टर बनाया है, इसमें क्या प्रतिक्रिया है लोगों की? सर पता नहीं पिछले हफ्ते हमारी इस पे बात हुई थी या नहीं। मैंने आपको ये बताया भी था कि रेखा गुप्ता जो है वो जैसा कहते हैं ना कि वो एक भाषा होती है, हालांकि वो शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, अंडरडॉग जो कहते हैं, उस तरह की जो बात होती है, हुँ, कुछ उस तरह का एक कैंडिडेट ये साबित हो रही है। और आपको याद होगा कि जब चीफ मिनिस्टर के लिए नाम कोई फाइनल नहीं हो पा रहा था, तो रेखा गुप्ता और जो रॉय थी, शिखा रॉय, दो महिला इनकी विधायक थी, ये सब उन टॉप 10 में सबसे नीचे थी, ये दोनों नाम, कि यार इनका नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। किसी किसी ने ये सोचा नहीं था कि साहब महिला मुख्यमंत्री बनेगी, लेकिन बनी। और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे जिस तरह से इन्हें ट्रोल किया गया, ये तो गाली देती है, केजरीवाल के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा था, ये है वो है, तो कुछ लोगों को थोड़ा सा एक झिझक सी भी हुई थी कि यार कहीं ये गलती तो नहीं कर दी बीजेपी ने, कि साहब इतने 26-27 साल के बाद जो है सरकार बनी है यहाँ पे, और फिर एक किसी एक जैसे कहते हैं कि सामान्य भाषा में नौसिखिया शब्द एक इस्तेमाल किया जाता है कि किसी नौसिखिया को कमान सौंप दी। तो ऐसा तो नहीं कहीं होने जा रहा है। लेकिन अभी जो पहला सेशन रेखा गुप्ता ने जिस तरीके से कराया, और एक अगर पहला दिन छोड़ दूं, मैं शपथ ग्रहण हुआ जिस दिन सारे विधायकों का, तो दूसरे दिन एलजी की अभिभाषण होनी थी, और उसमें जो इन्होंने हंगामा शुरू किया आप वालों को, और फिर इन्हें बाहर करा सबको, तो वो जो एक माहौल बना है ना, उससे ये तो नजर आ गया कि भाई ये जो 48 विधायकों का दमखम दिखाई दे रहा है, वो सदन के भीतर पार्टी अपना दिखाने वाली है, और उसको इन्होंने आखिर तक कायम रखा। और कल जब वो बोली, मैं तो बड़ा इंप्रेसिव स्पीच लगी इनकी, बहुत बढ़िया बोली। और आतिशी ने उससे कुछ देर पहले एक स्पीच दी थी अपनी, उसका रिप्लाई भी बड़ा स्मार्टली दिया, और उनकी ही बातों में से बातें निकाल के ये तक कह दिया कि भाई मुझे तो आपकी फिक्र ये है आतिशी जी, कि कहीं आपका जो है केजरीवाल स्वाति मालीवाल जैसा हाल ना कर दे, आपको तो फंसा के केजरीवाल आपकी पता नहीं कहाँ निकल लिए हैं, तो मुझे तो आपकी सुरक्षा की भी चिंता बनी रहती है। तो बड़ा एक चुटीले अंदाज में काम करना, एक जैसे प्रोटोकॉल में होता है कि साहब आप प्रधानमंत्री से मिलते हैं, एक औपचारिक भेंट होती है, आप राष्ट्रपति से मिलते हैं, वो भी मिली है रेखा गुप्ता से पिछले एक हफ्ते में, सबसे मिली। लेकिन दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं कि वो स्मृति ईरानी से भी मिलने जा रही है, मीनाक्षी लेखी से भी मिलने जा रही है, जो महिला सांसद रही हैं इनकी, और जो दिल्ली की राजनीति में जिनका काफी बोलबाला रहा है काफी समय तक। तो मतलब चेक्स एंड बैलेंस, वो जो चीजें होती हैं वो सारी एकदम बना के रेखा गुप्ता का ये जो पहला वीक है बढ़िया रहा है। अभी देखिए बजट सेशन आना है 25 और 26 तारीख का, 2 दिन का बजट सेशन इन्होंने बुलाया, तो उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर इन्होंने कल जारी किया कि भाई उस पर आप सब लोग सुझाव भेज सकते हैं, ईमेल आईडी वगैरह दी। हालांकि ये बड़ी औपचारिक चीजें होती हैं। केजरीवाल ने तो दिल्ली डायलॉग करके एक वो फोरम बना लिया था, जिसमें बड़े फ्रॉडबाजी हुई, बाद में फिर उसे बंद करना पड़ा इन लोगों को। तो अच्छा काम करती हुई नजर आ रही है, और मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने कोई गलती नहीं की है इनको बना के। मैसेज पहले सेशन में तो बढ़िया गया है जी। और ये जो सीएजी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, लगातार रखी जा रही हैं, 14 में से अभी तक 2 ही रखी गई हैं। जी इससे तो हमारे केजरीवाल जी पूरी तरह से आतंकित हैं, ऐसा लग रहा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इन 14 में से जो ये 2 रखी गई हैं यही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब पता नहीं बाकी कैसे रखेंगे, ये क्या प्रक्रिया होगी। मतलब अभी दिल्ली वैसे जल तो बोर्ड सारी की बाकी सारी, है, दिल्ली जल बोर्ड बाकी हाँ, है, अभी डीटीसी लेकिन बाकी लेकिन है, सर अभी लेकिन सर सेशन आपके तो स्कूल लंबा वाला चलाया नहीं ना सिस्टम इन्होंने। बाकी है। हुँ? सेशन लंबा नहीं चलाया ना, अगला सेशन भी शायद 2 ही दिन का होने जा रहा है। तो मुझे लग रहा है या तो वो मीडिया में ही छप छुपा जाएंगी, ऐसे होंगी, लेकिन यही नहीं, नहीं रखी जाएँ, प्रायोरिटी उनको इनकी रखना है। रखना पड़ता है, सदन में रखने के उनका तो सर औपचारिकता परंपरा मेरे है हिसाब और से वो फिर उसी इसी हिसाब बार से रखी पूरी जाएँगी। करनी चाहिए थी इन्हें। देरी क्या थी उसमें, पूरी करनी चाहिए थी।
तो अगर और रखना ये था कोई तो ज़रूरी नहीं है कि एक-एक करके रखी जाएँ, सारी एक साथ भी रखी जा सकती हैं। हाँ, ये भी सही बात है। सारी की सारी एक साथ रखी जा सकती हैं। ऐसे भी तो रखा जा सकता है कि उसका एक कवरिंग वो बनाया जाए और बाकी सबको दे दिया जाए, जैसा हमने टेबल कर दी। एक कवरिंग लेटर टाइप बनाया जाए, उसका वो पढ़ दिया जाए और फिर बाकी सब चीज़ें रख दी जाएँ। खैर ये तो चीज़ें होनी ही थी, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने तो घोषणा की थी कि हम सारे के सारे रखेंगे। अब नहीं रखेंगे तो आगे रखेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे प्लान उसके बारे में। लेकिन बढ़िया चल रहा है फिलहाल कामकाज और अभी तक मैसेज इसका बढ़िया है। मेरा मानना है कि विष्णुदेव साय, मोहनलाल मांझी और आपके भजनलाल जी, इन सब लोगों हुँ, से तो ज़्यादा खबरें बनाई हैं, रेखा गुप्ता ने पहले हफ्ते में। मोहनलाल मांझी। मोहन यादव तो थोड़ा-सा छा गए थे शुरू में। मोहन यादव को लेके तो काफ़ी वीडियो वगैरह चल पड़े थे। वो तलवार वो चलाते हुए, लाठी चलाते हुए तो लेकिन बाकी इन चीफ मिनिस्टर्स जो फर्स्ट टाइमर बने हैं, उनके मुकाबले रेखा गुप्ता का सुर्खियाँ बटोरी हैं रेखा गुप्ता ने। लोगों ने ध्यान से देखा है उनकी गतिविधियों को नोटिस किया है लोगों ने। हाँ, लोगों का ये भी मानना है कि इसमें स्पार्क है, फायर है हाँ, हाँ, वही। इस लेडी में। फ्लावर और नहीं ये फायर है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल फायर है, फायर और चूँकि स्टूडेंट लीडर रह चुकी है, तो वो जी, चीज़ें जो जी, हैं, जी। वो दिख रही सही हैं। बात है। जिस तरह से आतिशी को काउंटर किया, जो आप बता रहे थे, वो आतिशी को हाँ, उसका तो काफ़ी एप्रिसिएशन हो रहा है चारों तरफ। हाँ। नहीं देखिए इसमें एक एक इन्होंने ये किया था कि साहब इन्हें जब सस्पेंड किया गया और लॉजिकल था सब कुछ जो भी चीजें थी 22 में से 21 एमएलए पहले दिन सस्पेंड हुए इनके जिन्हें 28 तारीख तक सस्पेंड किया एक उसमें सस्पेंड नहीं हुआ अमानतुल्लाह खां क्योंकि वो था ही नहीं लॉजिकल था उसका फिर उसके हुँ, बाद इन्होंने क्या काम किया जिस दिन इन्हें सस्पेंड किया तो ये जाके वो जो वहां पे गांधी जी की मूर्ति लगी हुई है परिसर के अंदर उसके सामने धरना करने लगे तो अगले दिन इनकी एंट्री वहां भी बैन कर दी और गेट पे ही रोक दिया सबको तो ये गोपाल राय वगैरह सबके बयान देख रहा था मैं ये दे रहे थे मीडिया के सामने संवैधानिक अधिकार है फलाना है तो विजेंद्र गुप्ता ने कल स्पष्ट किया उन्होंने कहा कि भाई जब आपको सस्पेंड कर दिया तो आपको विधानसभा परिसर में आना ही क्यों है आप हमें ये बताइए और रूलिंग यही कहती है पता नहीं कौन से रूलिंग का हवाला दिया 177 पता नहीं कौन सी दे रहे थे कि भाई रूलिंग यही कहती है कि जब आपको सस्पेंड कर दिया गया तो आपको विधानसभा में आना ही नहीं है आप अंदर की बात नहीं आप परिसर में भी नहीं आ सकते हैं तो उसे बाहर रोका इन्होंने लॉजिकली काफी चीजें हुई है उसमें तो मुझे लग रहा है कि ये प्लानिंग बढ़िया थी और विजेंद्र गुप्ता जो इनके स्पीकर बने हैं उनके साथ तालमेल भी इनका बढ़िया है और विजेंद्र गुप्ता जो है वो पुराने खार खाए हुए हैं केजरीवाल से वैसे भी तो वो तो अपने उसमें दिखाना ही था उन्हें पहले सेशन में ही कि भाई मैं थोड़ा सा सख्ती रखूंगा और बात तो अंदर सदन के खूब गर्मा गर्मी तो कल रही है लास्ट दिन तो काफी गर्मा गर्मी रही बढ़िया सेशन रहा है जी। और केजरीवाल जी की आगे की रणनीति क्या है? आपने सुना वो पंजाब में एक्टिव हो रहे हैं, कह रहे हैं कि वो ड्रग्स पर आंदोलन करेंगे। सर देखिए केजरीवाल जो है अब पंजाब में एक्टिव उस तरीके से तो हो नहीं सकते जिस तरीके से लोग सोच रहे हैं कि साहब वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे या कुछ ऐसा काम कर लेंगे मुझे तो उसकी संभावना नजर नहीं आ रही है जहां तक मैंने आपको शायद पता नहीं पिछले हफ्ते हमारी राज्यसभा का जो टिकट है उस पर चर्चा हुई थी कि नहीं इनका जो भी वहां का बाईपोल का टिकट डिक्लेयर किया है ना लुधियाना हाँ, हाँ, सीट हाँ, का हाँ। उस पर लुधियाना पता नहीं सीट का। हमारी चर्चा पिछली बार हुई या नहीं लोग ये कह रहे हैं कि केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे मुझे तो वो भी नहीं लग रहा है केजरीवाल राज्यसभा जाएंगे मुझे तो लग रहा है कि वो मनीष सिसोदिया को शायद भेजें खुद नहीं जाएंगे राज्यसभा में केजरीवाल के लिए कुछ बनता नहीं है सर और जहां तक लोग कह रहे हैं सरकारी घर चाहिए भाई वो सरकारी घर में ही रह रहा है अशोक मित्तल के घर में रह रहा है जो इनके राज्यसभा सांसद है तो ऐसी कोई अर्जेंसी है नहीं कि केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी घर चाहिए या फिर किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है उतावलापन अब फिलहाल जो कंसर्न आम आदमी पार्टी का है मेरे एक पूर्व विधायक हो गए अब तो बेचारे वो हार गए इस आम आदमी पार्टी के उनसे बात हो रही थी कि ये कह रहे थे कि साहब अगला तो कंसर्न सबका यही है कि भाई एनी हाउ पंजाब नहीं जाना चाहिए हाथ से इसे बचाया जाए और पंजाब के जाने के बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस नजर आ रहे हैं एक तो ये जो मैसेज गया दिल्ली का वो और दूसरा भगवंत मान और उनकी जो टीम है वहां सब उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है ड्रग्स वाला मामला बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया है कुछ लोग कह रहे थे कि ये साहब सुखबीर सिंह बादल एंड इन सबके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करवाएंगे ये करवाएंगे वो कुछ नहीं हुआ है सब एकदम बेकार की बातें साबित हुई तो
पंजाब इनकी चिंता है और निश्चित रूप से पंजाब पर इनका फोकस रहेगा। और पंजाब बड़ा स्टेट है, दिल्ली तो चली गई लेकिन पंजाब को खोना ये किसी भी तरीके से एडजस्ट नहीं होगा। वो तो उनको कहीं ना कहीं इसको सीरियसली लेना होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा। कहानी पंजाब में भी बिगड़ चुकी है, अभी कुछ करने से होगा नहीं इनके। वहां का देखिए, जो अभी लेटेस्ट मतदाता है जो ना, है पंजाब की सूचना ये है कि कल भगवंत मान की किसानों के डेलीगेशन से जो मीटिंग हाँ हुई थी, उस मीटिंग में उनको बड़ी बदतमीजी से मान साहब जो आज है मीटिंग पुलिस भेज छोड़ के दी है चले सबके आए घर पे। आज और बताते सबके हैं घर पुलिस पे भेजी है सबके। पुलिस भेज दी है और सबको गिरफ्तार किया हाँ जा रहा है। हाँ, तो जो ये काम वही जो है वो भगवंत मान है। ये साहब मोदी जी वही करने से भगवंत मान है, हिचकिचाते रहे, वो भगवंत मान ने तुरंत कर दिया। तुरंत कर दिया। ये वही भगवंत मान है जो सपोर्ट कर रहे थे, वहां पे बॉर्डर पे बैठे हुए थे, जो उन लोगों को पीछे से कि हमारी किसानों की हितैषी सरकार है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है। बात ये होता है कि जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आती है और प्रेशर अपने ऊपर पड़ता है, तो अल्टीमेटली फिर इंसान को तो एक्शन लेना ही पड़ता है। अरे यार, उसे तो आप छोड़ ही दीजिए, एक्शन तो मोदी जी छोड़ दीजिए, योगी जी ने ले लिया था, उन्हें तो लेने नहीं दिया गया था किसानों के खिलाफ। ये काम तो योगी जी बहुत पहले कर चुके होते, जो आज भगवंत मान कर रहा है। उन्हें परमिशन ही नहीं मिली बेचारों को। तो जब लगता है कि कुछ चीजें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं और सिर पे सवार हो गई हैं, तो फिर अल्टीमेटली और क्या किया जाए। और भगवंत मान का तो संगरूर में मैंने घर देखा है, हम्म। वहां तो परमानेंट धरने लगे रहते हैं, पता नहीं कौन कौन बैठा रहता है। एक दो बार हम गए उधर, तो वहां परमानेंट फोर्स रहती है और वहां धरने प्रदर्शन परमानेंट चलते रहते हैं। कभी किसान बैठे हैं, कभी टीचर्स रखे हुए हैं वहां पे, जो टीचर्स की वो पेंशन का मामला चल रहा है वहां बड़ा, उनके वो पेंशन वाला नहीं हो रहा। पूरे एक दिन की स्ट्राइक रखी इन्होंने, सब जो है लीव पे चले गए थे सारे के सारे टीचर्स। अभी पिछले सप्ताह की बात है, 10 दिन पहले की बात है, पंजाब में ये हुआ था। भगवंत मान के सामने तो बड़ी पेचीदगियां हैं। और केजरीवाल बचा ले तो बचाएं, उन्हें कैसे करेंगे वो जाके वहां? कुछ लगता तो है नहीं कर पाएंगे केजरीवाल वहां जाके। केजरीवाल तो वहाँ गए हैं कह के कि वो जो ड्रग्स के विरुद्ध आंदोलन चलाएंगे, और लोगों का कहना है कि इसका मतलब अब ड्रग्स से पैसा, जो ड्रग माफिया है उससे पैसा वसूलेंगे। हाँ, पैसा भी वसूल लेंगे। और आपने अप्रत्यक्ष रूप से यह भी स्वीकार कर लिया कि पिछले 2.5 साल की जो आपकी सरकार चली है, उसमें आप कुछ कर नहीं पाए ड्रग्स को लेकर, आप विफल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई चीज है ये, और पंजाब में सबसे बड़ा मुद्दा है ये। यंग जनरेशन को लेके उनके जो पेरेंट्स हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोई भी सरकार आती है, चाहे वो बाद कांग्रेस वालों की रही हो, उससे पहले अकाली हुआ, सब लोगों ने इससे पैसा ही कमाया कि साहब एक दो रेड कर दी और उसके बाद उनसे जो है पुलिस वाले और बाकी सब लोग पैसा बांध लेते हैं और चलाते रहते हैं काम को। क्योंकि किसी का इस देश में तो मामला ये है ना कि जब किसी की समस्या कोई निजी नहीं हो जाती, जब तक उसे लोग समस्या नहीं मानते। जब तक आपके घर में कोई ड्रग एडिक्ट नहीं होगा, कोई बच्चा इसका शिकार नहीं होगा, तो वो उसे समस्या को निजी तौर पर उसे सीरियसली लेते नहीं है लोग। वो मानते रहते हैं कि नहीं यार, तो ऐसे ही चल रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं जी, ये तो बात सही है। तो फिर तो केजरीवाल के आगे का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या देखते हैं आप? सर, केजरीवाल का फ्यूचर मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है अभी। देखिए, अभी तो 2027 का जो चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव पंजाब का, उसी उसी के बाद सर इस बारे में हम कुछ ज्यादा कह पाएंगे। अभी तो मुझे जो है वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है केजरीवाल के कैरियर पे, कि केजरीवाल क्या करें। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं सर कि अगर आप लगातार उसमें मुख्य धारा में बने रहते हैं तो अलग बात होती है, आप उस मुख्य धारा से कट जाते हैं तो चीजें और भी हो जाती हैं। अब केजरीवाल की सरकार गई और केजरीवाल निजी तौर पे हार भी गए। अगर विधायक बने रहते, नेता प्रतिपक्ष रहते, तो एक लगता माहौल रहता, मैसेज कि साहब टक्कर में है, साहब उसमें दिखाई दे रहे हैं। ये गलती अखिलेश यादव ने भी की है वहां उत्तर प्रदेश में। उसे नेता प्रतिपक्ष वहां बने रहना चाहिए था अगर उसे सिर्फ यूपी की पॉलिटिक्स करनी है। उन्होंने, अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, पहले लोकसभा से तो विधानसभा में आए इस उम्मीद से कि सीएम बन रहा हूं इस बार, और फिर जब देखा कि सीएम नहीं बन रहा हूं तो फिर दिल्ली चले गए। अगर आपको प्रदेश की ही राजनीति करनी है तो फिर आपको उसमें बने रहना चाहिए था। अब देखिए ना कि योगी जी बोलते हैं तो सामने कौन बैठे हुए हैं? शिवपाल यादव, माता प्रसाद पांडे,
वो उन्हें संबोधित करके बोलते हैं। अगर आप अखिलेश यादव सामने होते तो कुछ 2-4 सवाल जवाब होते, कुछ हॉट टॉक्स होती, तभी तो लगता कि आप हाँ मुकाबले में डटे हुए हैं। आप एक तरह से मैदान छोड़ के भाग गए। तो केजरीवाल भी अब मैदान से बाहर है, सदन के भीतर बोल नहीं पा रहे हैं। मैं तो पिछले 8-10 दिन से केजरीवाल को मीडिया के सामने ही नहीं देखा। केजरीवाल गायब ही है बिल्कुल। दिल्ली में तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, पता नहीं कहां पहुंच गए, एकदम अंडरग्राउंड है। तभी तो वो रेखा गुप्ता कह रही थी कि वो आपको, आतिशी जी आपको फंसा के जो है केजरीवाल पता नहीं खुद कहां अंडरग्राउंड हो गए। तो मुझे तो चिंता आपकी है कि स्वाति मालीवाल वाला कांड आपके साथ ना हो जाए। दूसरी तरफ राज्यसभा में स्वाति मालीवाल तैयार बैठी उनकी वेलकम करने के लिए। जी बिल्कुल। वो तो मुझे लगता है कि शायद केजरीवाल इसलिए भी नहीं जाना चाहते होंगे कि एक साथ बैठना पड़ेगा दोनों को। क्योंकि आम आदमी पार्टी वाले हैं, जो सीट एक जगह अलॉट होती है ना, तो कोटे से बैठेंगे तो वहां बैठना पड़ेगा। तो शायद केजरीवाल उस चीज से बचना चाहते हैं। वहां तो मेरा तो अपना जो आकलन कहता है वो यही कहता है कि मनीष सिसोदिया या कोई और जाएगा राज्यसभा में, केजरीवाल नहीं जाने वाले। वो उनका फील्ड है नहीं, वहां नहीं जाएंगे केजरीवाल। स्वाति मालीवाल तो पंजाब आने की प्लानिंग कर रही है। उसने तो कह दिया कि ये खनन माफिया और ये सब जो काम कर रहे हैं, इनके वीडियो वगैरह लाने वाली है। एक पत्रकार मित्र बता रहे थे हमारे से कि भाई वो अब पूछ रही थी कि वो पंजाब के बारे में कैसे करा जाए, वहां जाया जाए या यहीं से बनाया जाए वीडियो, मैसेज क्या दिया जाए, लोगों के बीच घूमा जाए। और फिर अभी पंजाब में थोड़ा सा टाइम है, पंजाब में लगभग 1.5-2 साल के आसपास का समय बचता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो टाइम के बाद करेगी, अगर वहां करेगी तो। वैसे पंजाब में लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि आम आदमी पार्टी तो किसी हालत में नहीं आए, लेकिन हाँ, दूसरी वो कौन तो सी सर है आए, ही। कांग्रेस आए या अगर बीजेपी अकाली वापस मिल जाए तो वो भी आ सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी तो ना आएगी। बीजेपी अकाली तो नहीं आएंगे। अभी जो लोगों की बात हुई है मेरी, पिछले सप्ताह मैंने वीडियो भी बनाया इस पे, पंजाब को लेके, और भी कई पत्रकारों ने बनाए हैं वीडियो। अभी तो ये बन रहा है कि अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाता है वहां पे, तो आम आदमी पार्टी जो है 15-16 विधायकों तक सिमट के रह जाएगी। ये फीडबैक आया है निकल के अभी, कि अगर आज पंजाब में चुनाव हो, 15-16 सीटें आ रही हैं सिर्फ इनकी, और कांग्रेस वापस करेगी। ये अभी तक का आकलन है पंजाब के बारे में। सर अकाली और वहां का तो बीजेपी वालों का तो खेल खराब हो गया। लीडरशिप बिल्कुल एकदम ढक्कन हो गई है एकदम। और अकालियों में तो आप देखो ना कि सुखबीर सिंह बादल की हालत कितनी ज्यादा खराब है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। सब उसके खिलाफ बोल रहे हैं जो पुराने साथी थे उसके। अकालियों में बड़ी खराब हालत है। अभी देखिए पिछले बाईपोल हुए थे, 3 या 4 बाईपोल हुए वहां पे पंजाब में। अकालियों ने तो कैंडिडेट तक खड़ा नहीं किया वहां पे। और अभी लुधियाना वाला होने वाला है, जिसमें ये इन्होंने ये भेजा है अपना अरोड़ा, तो पता नहीं इस पे भी अकाली चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है कि इस बीजेपी और कांग्रेस ही शायद सामने रहे, अकाली रहेंगे या नहीं। तो सर आप बाईपोल के लिए आप कैंडिडेट तक नहीं उतार पा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं। हरसिमरत कौर बादल ने तो कहा पार्लियामेंट में, पिछले सेशन में मैं सुन रहा था, कि हमारी तो एक बड़ी छोटी सी क्षेत्रीय पार्टी है, वो इस तरह से, जिसकी मैं इकलौती सांसद हूँ, इस तरह से बोल रही थी हरसिमरत कौर बादल। तो कॉन्फिडेंस लेवल लो है बादल परिवार का, और प्रकाश सिंह बादल का चले जाना, इसका भी एक इम्पैक्ट हुआ है कि ज्यादा उसी का ही हुआ है। तो सुखबीर जी सिंह बादल जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है, वो भाजपा को भी एक्सेप्टेड नहीं है। एक्सेप्टेड नहीं है। तो उनकी हाँ कोई लीडरशिप, सुखबीर जैसे सिंह, सुखबीर सिंह बादल को तो हटा दिया है, उनको हटा दिया है हाँ अभी तो, हाँ हाँ लेकिन उसके बाद भी क्लैरिटी नहीं है कि वहाँ पे कौन आएगा। ये हाँ। एक समस्या है। भारतीय जनता पार्टी सुखबीर सिंह बादल से समझौता करेगी नहीं, ये भी स्पष्ट है। तो सुखबीर सिंह बादल इसलिए को सर कि लोहार लीडर नहीं, बिजनेसमैन मानते हैं लोग पंजाब में। हाँ, मैं उसने आपको हर एक चीज पे कब्जा मैं कर आप रखा है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ आपको। एक सिख है, मेरे दोस्त हैं, वो लुधियाना में एक शादी में गए थे। तो वो बता रहे कि वहां पे ये चर्चा थी कि उन्होंने पूछा कि भाई आप लोगों के यहाँ तो सुखबीर सिंह बादल आते रहते थे, अब क्यों नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि साहब सुखबीर सिंह बादल के बारे में छवि यहाँ ऐसी खराब हो चुकी है पंजाब में, कि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई पैसे वाला आदमी उसे अपने घर पे बुला लेना, तो उसकी नजर उस पर हो जाती है कि यार इस पे इतना पैसा कैसे आया, ये कहाँ से पैसा कमा रहा है, इससे वसूली करो। ये रहा है इनका ट्रेंड सरकार में जब ये रहे हैं, कि जो भी देखा कि फल फूल रहा है इन पे कब्जा कर लो। जैसे हरियाणा में सर चौटालाज ने किया था
मोहाली टॉप मोस्ट इंडस्ट्रियल एरिया था सर, आप तो जानते होंगे इस बारे में। और वहां पे जितने भी इंडस्ट्रीज बढ़िया बढ़िया लगी हुई थी, सबसे चौटालाज ने इतनी वसूली की जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी कि लोग वहां से अपनी फैक्ट्रियां, अपने ऑफिस समेट के दिल्ली, नोएडा और जगह भाग गए। ये हालत रही थी वहां। मोहाली को बर्बाद कर दिया था इन लोगों ने। तो ये सब जितने छोटे स्टेट है ना, मैंने देखा है कि इन छोटे स्टेट्स में भ्रष्टाचार की बड़ी अपार संभावनाएं रहती है। उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली, छोटे स्टेट्स में पता नहीं क्यों मैंने देखा है यहां पे बड़े बड़े स्कैंडल होकर आते निकल के सामने। बड़े स्टेट्स में नहीं होता। देखा आप, मध्य प्रदेश में एक वो व्यापम घोटाले के अलावा मुझे नहीं ध्यान पड़ता कोई दूसरी चर्चा हुई थी। या वहां मुंबई में एक वो आदर्श सोसाइटी स्कैम हुआ था एक बड़ा, वो नहीं। उसके अलावा यूपी में देखो कोई ऐसा बड़ा स्कैम किसी भी सरकार में मैंने नहीं देखा कि हुआ हो। लेकिन इन छोटे छोटे स्टेट्स में बड़ा असर इन सब का स्कोप बना रहता है, पता नहीं क्या है। इसीलिए लोग ज्यादा छोटे स्टेट्स चाहते हैं। ये साहब यूपी के भी 4 टुकड़े कर दो सब लोग, ये बात सही है। वो चाहते हैं कि नहीं, अभी एक सीएम बन रहा है, 4 सीएम बनेंगे तो 4 तरीके से कमाया जाएगा। वो सब रहे तरकीब लोगों की। ये मोदी जी का तो देखिए इस ना, बारे में स्टैंड मुझे सही लगा सर। ये छोटे स्टेट और नए डिस्ट्रिक्ट बनाना, इन सब में मोदी जी बिलीव नहीं करते। मैंने नहीं देखा इन्होंने कहीं किया हुआ ऐसा। हाँ, उनके आने के बाद तो नहीं बने। वो हाँ, कोई नहीं बना सर, कहीं विचार आंध्र भी नहीं हो रहा प्रदेश, है। तेलंगाना बन गया था इनके आने से पहले। आने से पहले हो गया था, उसके बाद तो कहीं, मैं तो कह रहा हूँ सर, कहीं जिक्र भी नहीं है। जैसे अक्सर बात चलती है, सबसे पहले यूपी को ही लेकर चलती है कि भाई इसके 4 डिवीजन होने चाहिए, ये होना चाहिए। कभी किसी नेता के मुंह से कोई मजे की बयान तो बात नहीं यह सुना। है कि 4 डिवीजन में एक हरित प्रदेश बताया जाता है, और उसको आप दिल्ली के बगल में बना दें तो वो 100% पता चला कि मुस्लिम मेजोरिटी हो जाएगा कुछ दिनों में। अब ये भी एक परसेप्शन है, हालांकि मुझे लगता नहीं ऐसा होगा सर। आप वेस्ट यूपी की जो विधानसभा सीटें हैं, उनका मैंने इस तरह से जब आकलन किया तो मुझे तो लगा नहीं सर कि ऐसा हो जाएगा। कम से कम 90 सीट तो बनेंगी, 90-100 इतनी सीट तो बनेंगी सर, है ना। 100 से कम नहीं बनेंगी। अगर 4 होंगी, 400 तो सीट वैसे ही है। 100 के आसपास, 90-100 के आसपास बनेंगी। तो उसमें से सर ये मुरादाबाद वगैरह की 8-10 ले लो आप, और बाकी कुछ मतलब 20 से ज्यादा सीट। क्यों? मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, नहीं सर, नहीं सर, सहारनपुर में मुजफ्फरनगर, सारी मेरठ। नहीं सर, सारे में सहारनपुर में और बिजनौर में सारी मुस्लिम सीट थोड़ी है सर, एक एक 2-2 सीट है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी है। मुरादाबाद में ज्यादा है, 6-7 है वहां पे। मुरादाबाद, रामपुर वाली जो ये बेल्ट है, मुरादाबाद मंडल पूरा कह दो, इसमें तो आप मान लोगे चलो मैक्सिमम 10 या 12 सीटें हो जाएंगी ऐसी। मुरादाबाद, लेकिन रामपुर, संभल। ऐसा नहीं। हाँ, तो यही मंडल वाला है। बिजनौर भी मुरादाबाद मंडल में ही आता है, इसमें भी 1-2 सीटें आप मान सकते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये असल में क्या थी आपका सर, ये आगरा, मथुरा, ये सर हाथरस, अलीगढ़। अजीत सिंह को रोकने के लिए बीजेपी कहती थी सर। जब अजीत सिंह हरित प्रदेश की मांग करता था ना, तो बीजेपी वाले उसके काउंटर में कहते थे कि भाई अगर ये बनवा दिया तो यहाँ अजीत सिंह तो ये वैसे ही हवा में उड़ रहा है, चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है, ये चीफ मिनिस्टर ये नहीं बनेगा, कोई मुसलमान बन जाएगा। तो वो बीजेपी एक खौफ बनाना चाहती थी कि भाई ये मांग उचित नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। चारों में से अगर यूपी में कोई भी चारों बनेंगे, किसी में भी नहीं बनेगा सर मुस्लिम, तय मान लीजिए आप। ऐसा नहीं होगा अगर होगा तो। लेकिन नहीं, ये आपकी बात सही है वैसे पहली वाली, हम्म, कि जितना छोटा स्टेट होगा उतनी ज्यादा उसमें करप्शन होगा। आप बिल्कुल जरा होती है नॉर्थ सर। ईस्ट वाले जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनको देख लीजिए। बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल है सर। मैं तो उत्तराखंड देखता हूं, उत्तराखंड में पिछले 10 साल में मैंने ऐसे ऐसे काम होते हुए देखे हैं कि आप कभी कॉलेज नहीं गए, घर बैठे बैठे आप डिग्री ले लो कहीं की, पैसे दे के। ये हालत है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी कई बनाई गई यहाँ पे उत्तराखंड में, सब में सब जबरदस्त भ्रष्टाचार है। पैसे दो और डिग्री ले जाओ, एक भी दिन आपको नहीं आना है कॉलेज में, ये हाल है। और ये जो शुरू शुरू में चला था कि 20 साल तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगाओ, उसमें भी बड़ा भयंकर भ्रष्टाचार सर, लाइसेंस देने में और वो सब बहुत बुरा हाल हुआ है। अब का आज के बारे में मैं तो नहीं कह सकता कि पुष्कर सिंह धामी के समय में क्या चल रहा है, लेकिन जब स्टेट शुरू शुरू में बना, शुरू के 5-10 साल में सर बड़ा बुरा हाल हुआ है।
और उत्तराखंड में मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, अभी भी दावे के साथ, क्योंकि मैं तो बहुत क्लोज हूं उत्तराखंड के, एक भी ढंग का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई ढंग की यूनिवर्सिटी है नहीं, अगर ये रुड़की आईआईटी को छोड़ दे। रुड़की आईआईटी तो जैसी रहनी है हमेशा रहनी है, उससे तो आप कुछ नहीं कर सकते। रुड़की का भी अलग ही किस्सा है। देखिए 1988 में जब हरिद्वार जब जिला बनाया गया देहरादून से अलग करके, तो उसमें रुड़की को शामिल कर दिया। रुड़की और उसके बगल में वो क्या है, वो मुस्लिम एरिया भगवानपुर, जो है, ज्वालापुर, नहीं वो नहीं वो है ना एक मंगलौर। मंगलोर है, हाँ मंगलोर। हाँ, तो ये रुड़की और मंगलौर को शामिल कर दिया गया उसमें कि साहब के हरिद्वार जिले को वो बनाने के लिए। तो अब ये जो कहते हैं ना कि साहब हरिद्वार जिला जो है वो उसमें मुस्लिम 30% 40% हो गए, तो वो ये रुड़की मंगलौर की वजह से हुए। हाँ, और जब इनका डिवीजन हुआ तो रुड़की मंगलौर भी हरिद्वार जिले में होने की वजह से साथ चले आए, जबकि ओरिजिनली वो सहारनपुर के पार्ट थे। हाँ। और सर जब ये हरिद्वार जिला बनाया जा रहा था, मांग ये हुई थी कि रुड़की हेडक्वार्टर होना चाहिए उसका। रुड़की हेडक्वार्टर की मांग चल रही थी कि भाई आईआईटी है, और सर सारे जितने भी एडीएम वो एसडीएम और सारे थे, सबके सब जो रहते थे वो रुड़की रहते थे, कोई हरिद्वार में नहीं रहता था, क्योंकि हरिद्वार नजदीक है, कम्युनिकेशन बढ़िया था, फटाक से गाड़ी से गए और चले आए वहां पे। सबके तो सरकारी घर बंगले जो है रुड़की में थे, जितने भी थे पुलिस अधिकारियों के, सबके। तो उस समय तो डिमांड ये थी कि हेडक्वार्टर तो रुड़की बनना चाहिए, लेकिन साहब हरिद्वार का नाम है, तीर्थ स्थल है, तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट बन गया। ये हुआ था। तो छोटे स्टेट वाला जो प्लान है सर, वो तो बिल्कुल गलत है। उससे इंफ्रास्ट्रक्चर पर और सब चीजों पे देखिए बड़ा भयंकर होता है। कहीं हाई कोर्ट बनाओ, ये बनाओ। मेरा तो मानना है कि सर आप हाई कोर्ट की बेंचेस खूब बना दें स्टेट में, जैसे यूपी में है हाँ, मुझे कि लगता है साहब। कि भाई ये जो उत्तर प्रदेश का जो है ना, वो आप ये देखिए कि सब कुछ इलाहाबाद जाना पड़ता है, इलाहाबाद या प्रयागराज है। हालांकि हाई कोर्ट का नाम अभी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है, वो चेंज भी नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे ये हाई कोर्ट के नाम ही चेंज नहीं किए। हाँ, किसी के क्या नहीं। जो जुडिशरी को जो कॉलोनियल लेगेसी है उससे बहुत अधिक प्यार है। प्यार है। वो अपने आप को अंग्रेजों के उत्तराधिकारी ही मानते हैं, ऐसा लगता है कई इसका बार। कुछ तर्क भी देते होंगे वो चेंज ना करने का। हाँ, नहीं वो उनको वो इतिहास से बहुत प्यार है ना उनको। सब हमारा जो है वो इलाहाबाद जो था पहला आउटसाइड द प्रेसिडेंसीज पहला हाई कोर्ट था, तो उसका नाम इलाहाबाद हाई कोर्ट था, इलाहाबाद ही रहना चाहिए। और बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी कोर्ट थे। मतलब अंग्रेजों की जो विरासत है उसको पूरी तरह से जुडिशरी ओन करती है, इसमें कोई संदेह की हाँ, बात नहीं। हाँ। आप ये देखें और कि जैसे और सर एक एक सेकंड रोक रहा हूं सर, फिर मैं भूल जाऊंगा। ये जो इलाहाबाद वाला कोर्ट वाला आपने बताया ना, हाई कोर्ट वाला, कि भाई मैंने कहा आपसे कि बेंचेज होनी चाहिए, इन्होंने एक बेंच बनाई है लखनऊ में। एक एक वाली एक सदस्यीय कौन सी बेंच होती है, क्या कहते हैं उसको, है ना। और इधर वेस्ट यूपी वाले सर 40-45 साल से जो है हड़ताल रख रहे हैं वकील शनिवार की, कि साहब यहाँ पे हाई कोर्ट की एक बेंच दे दो। नहीं दे रहा है मैं सर, मैं वही उन बताने सब जा रहा चीजों हूँ, पे मैं कोई आपको गौर नहीं बताने जा करता। रहा था। देखिए लखनऊ बेंच जो है पूरी जो स्ट्रेंथ है आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो है 160। हम्म। उस 160 में से 25 की स्ट्रेंथ है लखनऊ बेंच की। हम्म। लेकिन लखनऊ बेंच जो है वो ऐसा नहीं है कि अ, उसका जुरिस्डिक्शन कोई मेन बेंच के बराबर हो। लखनऊ बेंच का जुरिस्डिक्शन केवल लखनऊ डिवीजन है, केवल लखनऊ डिवीजन, जो पुराना और लखनऊ डिवीजन था। और उसमें तो सर अयोध्या वाला मामला ज्यादा वो रहा, बस के मैं मेन बता रहा वही हूँ ना रहा आपको, उनका। पहले चूंकि ये अयोध्या में ही अयोध्या डिवीजन भी लखनऊ डिवीजन में आया करता था। तो हाँ, ये जो पुराना जो लखनऊ डिवीजन है बस उतना ही उसका जुरिस्डिक्शन है। बाकी पूरा स्टेट, चाहे आप गोरखपुर में हो, चाहे आप मेरठ में हो, चाहे आप बरेली में हो, सब इलाहाबाद में। चाहे आप कानपुर में हो, सबको इलाहाबाद जाना है। जबकि जैसे हम राजस्थान का उदाहरण ले लें, यहाँ दो बेंच हैं। प्रिंसिपल बेंच जोधपुर है और जो आपकी बेंच है वो है जयपुर में। हम्म। लेकिन दोनों के पास आधा आधा स्टेट है।
तो बढ़िया दोनों के बढ़िया पास तरीके से बटा आधा हुआ आधा है। स्टेट है, और चूंकि जयपुर जो है वो राजधानी है और यहाँ पर सरकार के खिलाफ मुकदमे खूब होते हैं, तो जयपुर में जो मुकदमों की संख्या है वो जोधपुर से लगभग डबल है। अब वहां पे आप देख लीजिए, मेरठ से भी वहीं जाना है, तो इस पे जो बात हो रही थी ना, ये बिल्कुल सर गाजियाबाद उचित वाले तो बात ये है। कहते हैं कि हम इलाहाबाद जाते हैं तो बैठते हैं हमारे यहाँ 650 किलोमीटर, और लाहौर हाँ, चले जाएं तो बैठेगा 400 किलोमीटर। पाकिस्तान नजदीक है। ये तर्क देते हैं सर वकील लोग यहाँ पे सही कि है। भाई तो हम बेंच, लाहौर की जो हाई कोर्ट है वो नजदीक है हमारी इलाहाबाद से। एक बेंच आगरा या मेरठ में तो होनी ही चाहिए। हाँ साहब, बिल्कुल होनी चाहिए। और फुल स्ट्रेंथ बढ़िया बेंच होनी चाहिए, जैसे जयपुर की और आपकी बता रहे हो आप जोधपुर वाली। नहीं पूरा नहीं, एरिया लखनऊ में दिया भी जाए उसको। 25 की स्ट्रेंथ है, 25 जजेस की स्ट्रेंथ है लखनऊ की भी। लेकिन सर उसका जुरिडिक्शन का जो एरिया है ना वो बड़ा लेकिन होना चाहिए ना जुरिस्डिक्शन उसका व्यापक। केवल लखनऊ डिवीजन है। हाँ, तो उससे आगे का भी देना चाहिए था उन्हें। और भाई, या आपके बरेली, मुरादाबाद वगैरह, अब आप बताइए, मुरादाबाद से बंदा लखनऊ क्रॉस करके इलाहाबाद जा रहा है, हाँ बताइए। या बरेली से या शाहजहानपुर से, हम्म ये तो अजीब बात है ना। तो ये तो एक बात बिल्कुल सहमत हूं मैं कि उत्तर प्रदेश में एक बेंच तीसरी होनी चाहिए। 3 बेंचेस ये हैं ना कई जगहों पर। हाँ बॉम्बे हाँ हाई कोर्ट की 4 बेंचेस हैं। हाँ बॉम्बे यानी मुंबई, हम्म, नागपुर, औरंगाबाद, और एक गोवा बेंच उनकी और अलग है। तो गोवा तो चलो वो स्टेट अलग हो गया, अलग अलग स्टेट अलग हो गया। लेकिन वो बॉम्बे हाई कोर्ट की ही बेंच है। तो यूपी का तो सर डिवीजन की जो बात चलती है वो सिर्फ और सिर्फ, मेरा मानना है कि हाई कोर्ट की जो बेंच है हाई उसी की कोर्ट के वजह से कारण चलती ही है। अधिक है ये, और हाई कोर्ट अधिक की है एक, क्योंकि लोगों को बार बार जाना पड़ता है। लखनऊ वैसे हर आदमी नहीं जाना चाहता। लखनऊ में सरकारी काम से आदमी केवल वही जाता है जिसका सरकारी काम है, मंत्री से मिलना, किसी से मिलना है। आजकल तो मंत्री अपने घरों पे अवेलेबल होते हैं, मिल लेते हैं सब लोग जाके। अपने अपने क्षेत्रों में भी मंत्री खूब जाते हैं, ऐसा नहीं कि लखनऊ ही रहते हैं। लेकिन असली मामला यह है कि सर तारीख पे अगर आपको हर महीने भी एक जाना है एक बार, तो आपका इलाहाबाद जाना सर बड़ा पेनफुल है। और ये जो रूट है हमारा इधर वेस्ट यूपी का, यहाँ से इलाहाबाद का कोई डायरेक्ट रूट नहीं है सर। मेरठ से वो हाँ, गाड़ी हापुड़ ऊपुड़ होते हुए जाती है, पता नहीं कहाँ से। वो तो चलाई बहुत दिनों बाद, नहीं तो पहले तो इतना भी नहीं था ना। हाँ, बहुत बुरी स्थिति है जी। हाँ, अब आप ये देखें, संभल का मुकदमा कहाँ चल रहा है? लखनऊ में। इलाहाबाद, अच्छा, प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद। हाँ। हम्म। मैं तो उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट एट प्रयागराज बोलता हूँ अब, क्योंकि नाम तो उसका वो बदलेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में साहब, समाजवादी पार्टी और ये बहुजन समाज पार्टी में क्या चल रहा है? बहुजन समाज पार्टी में मायावती जो है वो कभी आकाश आनंद को निकाल देती हैं, कभी वापस ले आती हैं, कभी पार्टी पदों से हटा देती हैं, फिर निकाल देती हैं, पार्टी से ही निकाल दिया। ये क्या है इनका हाँ मामला? सर देखिए, कहना तो चाहिए नहीं मुझे इस तरह की बातें, मैं अगर कहूंगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये महिलाओं के बड़े खिलाफ हैं। लेकिन सर वो एक जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति होती है ना महिलाओं में, वो मायावती में बड़ी कूट कूट के भरी हुई है। उसकी पार्टी में जब भी उसे कोई लगता है कि भाई कोई तुम्हारे से ऊपर जा सकता है या कोई आगे बढ़ता हुआ नजर आता है, तो वो सबको बाहर कर देती है। आप याद कीजिए कि जो लास्ट कैबिनेट मायावती की बनी थी, उनमें कौन कौन लोग हुआ करते थे सर? रामवीर उपाध्याय, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, और एक वो लालजी सुमन, और एक वो हुआ करते थे जी वो सरोज, जिनकी वो बेटी वो शायद सांसद बन गई है अभी सपा से। मतलब जितने भी ये हुआ करते थे बड़े बड़े नेता, सुधीर गोयल, आज की तारीख में सर उनमें से एक भी बसपा में नहीं है। या तो सपा में चले गए या फिर कांग्रेस में, और एक आध कोई बीजेपी में आ गया। चाहे भले अपनी पार्टी बना ली, चलो स्वामी प्रसाद मौर्य अलग हो गया। तो सर कोई किसी को भी मायावती ने कभी भी आगे बढ़ते हुए पसंद किया ही नहीं। उसका तो सीधा सीधा फंडा है, बिल्कुल सारी चीज एम ब्रह्मास्मि वाली बात है। अब पिछले साल आप बताइए कि पहले तो आकाश आनंद को एक्टिव कर दिया कि भाई सब कुछ ये देखेगा, और चुनाव के बीच में आप उसे हटा दे रहे हो और फिर एक महीने के बाद फिर बहाल कर दे रहे हो। तो इस तरह से तो आदमी इरिटेट हो जाता है। अब उसका जो ससुर है आकाश का, अशोक सिद्धार्थ की लड़की से शादी हुई है इसकी, वो एमपी रहा है इनका, शायद राज्यसभा का ही रहा है मायावती का।
उससे मायावती का 36 का आंकड़ा है। आजकल बिल्कुल नहीं बनती, उसे भी पार्टी से निकाल दिया था इन्होंने। अब उन्हें लग रहा है मायावती को कि ये अब उनके कहने में चल रहा है। तो भाई हर ससुर चाहता है कि उसका दामाद आगे बढ़े, कौन नहीं चाहता है सर? आप बताइए भाई, आप बताइए कि अगर मैं मेरा पुत्र है तो मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बन जाए। अब मायावती के तो अविवाहित है मायावती, उनका कोई अपना वारिस नहीं है। तो आप इस परिस्थिति में आप देखिए ना, तो आकाश को अगर ये लेकर आई थी तो सोचना चाहिए था। आकाश से तो इन्हें परेशानी है, लेकिन आकाश के जो बाप है आनंद कुमार, उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी। मतलब बाप पे भरोसा है, बेटे पे भरोसा नहीं है, अपने भाई पे भरोसा है, भतीजे पे भरोसा नहीं है। और दूसरी बात सर, आकाश आनंद का मामला केवल मीडिया का उछाला हुआ है। आप आकाश आनंद की 4 स्पीच सुन लो, मुझे तो उसमें सर पोटेंशियल कोई नजर ही नहीं आता। उसमें कोई किसी तरह की कोई काबिलियत मुझे तो नजर नहीं है। ना तो उसकी पर्सनैलिटी में कोई बात है, ना वो बोलता है तो वो बातें इंप्रेसिव लगता। कोई उसका जनाधार नहीं है कि साहब अगर वो वहां से चुनाव लड़ लेगा तो चंद्रशेखर आजाद की तरह जीत जाएगा। निर्दलीय चुनाव लड़के दिखाए बसपा के बैनर के बिना विधायक भी नहीं बन सकता आकाश आनंद सर कहीं से। तो उम्मीद करना भी बेकार ही है। कुछ लोग इसमें ये कह रहे हैं कि भाई पार्टी में बगावत हो जाएगी। सर नहीं होगी, बिल्कुल बगावत कुछ नहीं होगा। बसपा और मायावती एक दूसरे के पर्याय हैं, इनमें कुछ नहीं हो सकता सर। इनसे बाहर जाके कोई कुछ नहीं कर सकता। आप पार्टी में हैं तभी तक आपका वजूद है, बाहर जाने के बाद आप बताइए ना सर। आज सतीश चंद्र मिश्रा को कौन लोग पूछते हैं? कोई बताइए जरा, सतीश चंद्र मिश्रा क्या कर रहे हैं आजकल, कहाँ हैं? एक समय सरकार चलती थी सतीश चंद्र मिश्रा के कहने पर। तो सर मायावती लेकिन का तो सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी में अभी भी मायावती के वफादार हैं और उनके दाएं बाएं दिखते हैं। वफादार नहीं है सर। सतीश चंद्र मिश्रा ने भी अपने दामाद को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था, मायावती ने पर काट दिया सतीश मिश्रा के। पिछले चुनाव में हो चुका है ये काम। वो अपने दामाद को कार्यक्रमों में बुलाने लगे थे, रैलियों में और उनमें सभाओं में। मायावती को किसी ने खबर दे दी, तुरंत सब किनारे कर दिया, सारे राइट्स अपने पास ले लिए। इसमें तो यही हुआ ना, इसमें शिकायत कार्यकर्ताओं ने करी है सर। अशोक सिद्धार्थ के लड़के की शादी थी आगरा में, अभी हाल ही में हुई है। और उसमें कार्यकर्ताओं ने शिकायत की कि साहब आकाश आनंद ने और अशोक सिद्धार्थ ने अपने अपने लोगों को बुलाया, केवल बाकी जो बसपा का कैडर है, वहां के कार्यकर्ता, हमारे पुराने जिला पंचायत पूर्व विधायक, किसी को नहीं पूछा। इसी के ऊपर ये एक्शन ले लिया कि एक दिन पहले तो उसे एक दिन पहले से तो सारे पदों से उसे हटा दिया। और फिर उसने एक ट्वीट कर दिया कल कि साहब मैं तो ये जो बहुजन आंदोलन है और ये बहुजन आंदोलन जारी रहेगा। इसी में से मायावती ने एक लाइन निकाल ली कि बहुजन आंदोलन तुम कैसे जारी रख सकते हो, बहुजन आंदोलन चलाने का तो ठेका मेरे पास है। तो मायावती ने ट्वीट ये किया कि बड़े बड़े बोल रहे हो, जबकि उसने बिल्कुल कॉमन सी बात लिखी बजाय आकाश आनंद में। पश्चाताप करने के बड़े बड़े बोल रहे। हाँ, पश्चाताप क्या करे, मतलब पैर पकड़ लेता के मायावती के हाथ पैर जोड़ते दोनों ससुर और दामाद, तो मायावती खुश हो जाती। तो सर मायावती के लिए अब आज की तारीख में मुझे लगता है कि राजनीति करने से ज्यादा अपने ईगो को जो पानी पिलाने वाली बात होती है ना सर, वो ज्यादा अहम होगी ये चीज मायावती के लिए। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि गठबंधन हो रहा है सपा का बसपा का, असंभव है सर, नहीं होगा। दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही रहने वाला है मायावती का हिसाब किताब, ऐसे ही और चलेगी उसकी मायावती तो पार्टी। अब तो वोट तो उनका घट के 9% पे पहुंच गए, हाँ जबकि हाँ 12% पे वो तो अपना पूरा कब्जा मानती थी। हाँ, तो घटेगा सर। आप ये बताइए सर, देखिए क्या होता है, जो दलित वोटर कायदे से, जो ऑन द होल जिसमें सारे लोग शामिल थे, जो मायावती को वोट दे रहे थे सर, वो क्यों दे रहे थे? कि भाई मायावती अब इतनी ताकतवर है, सत्ता में आती हैं, हमारे लिए कुछ बढ़िया काम करेंगी, हमें कुछ मिलेगा, हमें भर्ती मिल जाएगी, सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी, कुछ इस तरह की उम्मीद रहती थी। लेकिन सब आप जब एक लंबे समय तक आप सत्ता से दूर हो जाते हो और सब लोगों को ये लगता है कि यार भाई यहाँ तो बीजेपी पे पार पा नहीं पा रहा है कोई भी, और अभी संभावना भी नहीं दिखाई दे रही, तो सर वोटर भी बदल जाता है, शिफ्ट हो जाता है चुपके से। 2014 और 19 की और 17 की जो सफलताएं हैं यूपी में बीजेपी की, सर उसमें दलित वोटों का बड़ा योगदान है। और ये जो इनकी वेलफेयर स्कीम थी मोदी जी की, और सब फलाना किसान सम्मान निधि, उन सब चीजों का अंडर करंट था, सब चीजों का लोगों ने, तो वोट उस तरफ शिफ्ट हुआ। ये
तो और वोटर जो को एक वो जो मिलिटेंट किस्म का जो एससी वोट है, हाँ वो फिर इसके रावण की तरफ जा रहा है। हाँ उसकी तरफ जा रहा है। सही कहा आपने, मिलिटेंट किस्म का जो है वो रावण की तरफ जा रहा है। और आप एक बताइए सर, आपको भी एक मजेदार बात, एक सवाल मैं आपसे से पूछता हूं। आप ये बताइए कि जब ये चंद्रशेखर आजाद उभर रहा था, नया नया सांसद भी नहीं बना था, अगर मायावती से बसपा में शामिल कर लेती, जैसा वो कहता है कि मैंने तो कोशिश की बहन जी से मिलने की, उन्होंने मुझे पानी नहीं दिया, अगर उसे बसपा में शामिल कर लेती ना, तो सब खत्म था, चंद्रशेखर रावण ही खत्म हो जाता। अब जैसे जयंत चौधरी आरएलडी अलग था, अपोजिशन में रहता था तो वजूद था सर, आज इधर आरएलडी इधर आया तो कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं पूछ रहा सर अब आरएलडी को, कहीं कोई वैल्यू नहीं रही। तो सर अगर चंद्रशेखर रावण को अपने साथ ले लेती, तो ये जरूरी थोड़ी कि चंद्रशेखर रावण ये कहता कि भाई अपनी जगह मुझे अध्यक्ष बना दो, या मैं पार्टी की कमान संभालूंगा, या मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। आ जाता वो भी, एक लगा रहता अपने क्षेत्र में, लेकिन सर बसपा के बैनर के नीचे रहता, तो जो उसकी जो सपोर्ट थी वो बसपा को मिलती, उसकी जो एनर्जी थी वो बसपा के साथ जुड़ती, एक नया चेहरा आ जाता, युवा चेहरा आ जाता, कोई बात नहीं, सरकार बनती, मंत्री बना देती उसे। तो मायावती में जो असुरक्षा का भाव है ना सर, ये चरम पे है इस समय। और जब अपने भतीजे को हटा के इस तरह की बात कर रही है, और घर में जब घर का झगड़ा जब पार्टी में आ जाए, तो सर बर्बाद ही होगा, उसमें क्या बनेगा। उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी रोचक हो रही है इस समय, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है, वो भी एक असुरक्षा की भावना से ग्रसित हो गई है, और उसको दूर करने के लिए लगातार जो हिंदुओं के मानबिंदु हैं, उनके ऊपर अटैक करती जा रही है। हमारे अखिलेश बाबू जो थे, वो महाकुंभ में लगातार कुछ न कुछ बोलते रहे, कुंभ के विरोध में। बोलते तो रहे, लेकिन बीच में नहा के भी आए सर तुम। बीच में नहा के भी आए, तो उनको यही नहीं पता चल रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं। अब आप ये तो देखिए, सर अबू आज़मी ने औरंगज़ेब के समर्थन में बयान जारी कर दिया, और उसका समर्थन किसने किया पता है आपको? अवधेश प्रसाद ने। तो औरंगज़ेब तो बड़ा अच्छा आदमी था। सर अवधेश प्रसाद तो अवधेश प्रसाद ने मरवाएगा, अवधेश प्रसाद जैसे लोग ही मरवाएंगे अखिलेश। आप मतलब ये जो है, मुसलमानों की भी मुसलमानों की भी लीडरशिप जो है, वो एक तो अशराफिया क्लास है, और दूसरा जो है उनकी जो पिछलग्गू क्लास, जिसको पसमानदा बोलते हैं। हम्म, तो ये जो अशराफिया क्लास है, इसकी एक ही, आप कुछ भी कह लें, तो अशराफिया क्लास है, जो एलीट था, जो रूलर था, जो अपने आप को कहता है ना बार-बार, वो जो तो सवेरे कांग्रेस की उठते हैं थे तो सर। कहते हैं कि हे, हमने यहाँ 800 साल राज किया है, कभी-कभी 1000 साल कह देते हैं। हाँ इनके लोग थे के.ए. निज़ामी, मैंने अपनी पुस्तक में उद्धृत भी किया उसको। उसने कहा कि "ए, हिंदुओं को राज करना आता है क्या? राज तो भैया मुसलमान ही करेगा।" हुँ, ये के.ए. निज़ामी, हाँ, मोहम्मद हबीब, हाँ ये इरफान हबीब के पिताजी हैं ना, तो उनका हाँ खास चेला था के.ए. निज़ामी। उसने ये लिखा, डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में उद्धृत किया है, वो जो आपके पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसमें। तो इनका जो माइंडसेट है, ये यही है। और ये लोग जो ये सोचते हैं कि चूँकि अशराफियों के कब्ज़े में ज़्यादातर मुसलमान रहा है हमेशा से, तो ये इसी पे चलते हैं कि साहब हाँ, बस औरंगज़ेब की तारीफ़ करो, और आपके इस्लामिक रूल की तारीफ़ करो, और मुग़लों ये की सब लोग तो तारीफ़ सर करो, कांग्रेस के साथ और रहे हैं। और हिंदुओं को गाली दो। तो इससे जो है, ये लोग बड़े खुश रहेंगे, ये जो अशराफिया टाइप के लोग हैं। और इसको ले इनको ये नहीं पता कि भाई मामला अलग-अलग हो जाता है। आजकल वहाँ भी अशराफियों की कौड़ी उतनी उस हिसाब से नहीं चलती, जैसी चला करती थी किसी ज़माने में। और वहाँ भी अलग-अलग लीडर हैं, वो अलग-अलग लोगों को कैटर करते हैं। कांग्रेस वाले किसी और को पकड़ रहे हैं, समाजवादी वाले जो हैं वो किसी और को पकड़ रहे हैं, आज़म खां अलग पार्टी बना रहे हैं। हम्म, तो यही तो है सर। ये तो वैसे भी जो एलीट मुस्लिम रहा है सर, ये तो कांग्रेस के साथ रहा ना, लिखने पढ़ने वाले वो जज साहब, वकील लोग, फलाना लोग, ये तो सब कांग्रेस के साथ ही रहे। इनके साथ तो मायावती और इनके साथ तो सब ये कसाई, तेली, तमोली सर, ये सब लोग रहे। इन्होंने तो इससे जो पैसा कमाए, इन्होंने पैसा चाहिए था, पैसा दिया उन्होंने। कल तो वो बकरा काट रहा था, अगले दिन वो जो है संसद में पहुंच गया। है नहीं, मेरठ में तमाम मीट व्यापारी सारे के सारे मायावती ने संसद में घुमा दिए।
मायावती के कभी राज्यसभा में, कभी लोकसभा में, सबको टिकट दिया। तो ये इनके साथ तो निचले लेवल वाला ही रहा है हमेशा, हाई लेवल वाला तो कभी रहा ही नहीं। तो आज भी अपने मन आप को मानता है। मैं जानता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, विधायक रहे हैं और बड़े पीसीएस जे थे, वो जॉब छोड़ के आए थे पॉलिटिक्स में, मुस्लिम है। वो कहते थे कि भाई हमारी तो हर्ष भाई मूल पार्टी कांग्रेस ही रही है, हम तो इसे अपनी पार्टी मानते, हम तो इसे वोट करते हैं और इसी के साथ रहेंगे। लेकिन योगी जी रोज हर दूसरे चौथे, अच्छा वो योगी जी उधार नहीं छोड़ते बिल्कुल। अखिलेश बाबू कुछ भी कहेंगे तो उधार तुरंत उतार देते हैं वो। तो इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है और इसीलिए बीच में ये शगुफा चला दिया गया कि साहब कि अब तो सपा बसपा साथ मिलकर लड़ेंगे। ऐसा पता नहीं कौन चला रहा है, ये कुछ बन नहीं रहे, इसके कोई दूर दूर तक आसार नहीं है। और आप देखिएगा, मैं फिर बताऊं कि अगर सपा बसपा साथ मिलके लड़ेंगे ना, तो सर मुझे लगता है कि इसका फायदा ही हो जाएगा बीजेपी को, नुकसान नहीं होगा। वही जो लोकसभा वाला ही काम होगा, ये एक और एक 11 जो करने की सोच रहे हैं, ये एक एक 2 ही रहेंगे, बनेगी नहीं वो बात। टिकटों को नहीं, लेके एक झगड़ा एक दो भी होगा। नहीं रहेंगे, एक और हाँ, एक मिलके 1.1 हो जाएंगे। हाँ, माइनस हो जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। बने वो ऐसे होता नहीं है सर पॉलिटिक्स में। और अखिलेश यादव अब गलती नहीं करेगा सर, अखिलेश यादव की तो बड़ी बेइज्जती की मायावती ने। 10 सांसद बनवा दिए थे 2019 में मायावती के, 0 से 10 पे आ गई थी, और फिर भी ये कह रही थी कि हमें वोट नहीं दिया मुसलमानों ने और यादवों ने हमें वोट नहीं दिया, ये कह के अलग हुई थी। तो मायावती ने ही तो तोड़ा था गठबंधन, अखिलेश ने थोड़ी तोड़ा था। अखिलेश तो कंटिन्यू करना चाह रहा था इसे आगे भी, आरएलडी वाले भी ये सब साथ थे उस समय। तो अब ये होगा नहीं, कोई संभावना नहीं नजर आ रही इसकी। जी, तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार।